हमने लास्ट इसमें फजांस रूल देखे, बेसिकली उसका एप्लीकेशन देखना बाकी रहा। एक जनरल अपन ने देखा था कि फजांस रूल क्या होता है। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुमको याद रखनी है, ओके, मतलब बेसिकली टैटू करवा लो, वो ये कि हम लोग देख रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में कैसे आता है ना। हम लोग सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रीमाइस होती है, टाइटल होता है ना मूवी का, वो भूल जाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड, इजंट इट। तो वो तुमको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं अपन, इसका जो टाइटल है दैट इज़ कोवेलेंसी इन आयनिक कंपाउंड, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में कैसे आता है, ओके, कितना आता है ये भी अपन देखेंगे आगे। लेकिन पहले देखो कि कैसे आता है, और फिर उसको अपन किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं या किस तरह से अरेंज कर सकते हैं कंपाउंड्स को, और उससे क्या प्रॉपर्टीज़ अराइज होती है, ये अपने को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमने ये देखा था कि लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट, कि इफ़ देर इज़ अ कैटायन एंड देर इज़ अनायन, कैटायन क्या करेगा, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीलोकलाइज करेगा। समझ में आया ना, क्या कर रहा है ये, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीलोकलाइज कर रहा है, और जिसके वजह से इस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, इट इज़ सपोज टू बी आयनिक, ओके, लेकिन ये आयनिक नहीं रहेगा, ये इस तरह से इट बिकम्स कोवेलेंट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज़ जस्ट इन बिटवीन द कोवेलेंट एंड आयनिक। ठीक है ना, आयनिक में अपन चार्जेस को अपन क्या करते हैं, पॉइंट चार्जेस देखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट। जैसे नॉर्थ और साउथ, मान लो मैग्नेटिज्म में अगर बात करें, सो ये नॉर्थ पोल है ना, साउथ पोल, बराबर है। सो ये अपोजिट पोल्स है बेसिकली, और ये पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इजंट इट। लेकिन अगर मान लो कोई बोल दे तुमको इन बिटवीन है नॉर्थ और साउथ के, ओके, सो दैट विल बी समथिंग वियर्ड, राइट। सो ये भी उसी तरह का है बेसिकली, इज इन बिटवीन दोज कोवेलेंट। सो इमर्ज होता है बेसिकली अगेन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इट्स अ क्वांटम पार्टिकल, सो दैट बिहेव्स स्लाइटली डिफरेंटली। तो अपन जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे हो रहे एक्चुअली में, उसको अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी सी। ओके, एंड जो मैथमेटिकली जब अपन एक्सप्रेस करते हैं व्हाट वी सी, ये मैच होता है, इसको अपन थियोरी में बनाते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द थियोरी। ओके, सो देर इज़ अ कोवेलेंट कैरेक्टर इन दिस आयनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द अनायन बाय द कैटायन। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग फजांस रूल। ओके, हमको मालूम है कि जो पोलराइजेबिलिटी का जो मतलब ये है, डिपेंड है, ओके, डिपेंडेंस है, दैट इज एक्चुअली ऑन द चार्ज टू साइज रेशियो, मतलब चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ऑफ बोथ चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ अनायन, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कैटायन के लिए अपन चाहिए कि इट शुड बी क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेबिलिटी, ओके ना, सॉरी, पोलराइजेबल होना चाहिए, इजंट इट। अपने को क्या चाहिए, कैटायन शुड बी पोलराइजेबल, नो, आई एम सेइंग इट रॉन्ग, ये टर्म्स में थोड़ा सा ये हो जाता है। ओके, पोलराइजिंग एंड पोलराइजेबिलिटी। सो व्हाट वी वांट इज बेसिकली द कैटायन नीड्स टू बी पोलराइजिंग, ये पोलराइज करने वाला चाहिए, और अनायन शुड बी पोलराइजेबल, ये पोलराइज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस आयनिक कंपाउंड में देर इज गोइंग टू बी अ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सो इसेंशियली कौन से पैरामीटर्स है, देखो अपने को चाहिए कैटायन शुड बी पोलराइजिंग एंड अनायन शुड बी पोलराइजेबल, इजंट इट। तो ये छोटा चाहिए, ये बड़ा चाहिए, तब जाके मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी चाहिए, ई बाय आर, ये है ना चार्ज बाय डेंसिटी, ये कैसी चाहिए, हाई। ओके, दैट शुड बी हाई। और इसकी चार्ज डेंसिटी अनायन की ई बाय आर कैसी चाहिए, चार्ज टू रेडियस रेशो, दैट शुड बी लो। ओके, अगर ये है तो ये अच्छे से पोलराइज कर सकता है ये, और ये बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन। बेसिकली कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, या इसका मतलब ऐसा भी बोल सकते हो तुम कि इस डायरेक्शन में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा जहाँ पे साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होता है। ओके, सिमिलरली अगर अनायन का साइज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आता है, इजंट इट। तो मतलब आयनिक कंपाउंड को कौन सा रहेगा, जहाँ पे अनायन छोटा है, इधर आयनिक है, ओके, और इधर कोवेलेंट है। समझ में आएगा, एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड अपने को मिलता है। अनायन का साइज ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कैटायन का साइज अगर बड़ा होता है तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें कम रहेगा।
ओके, साइज बढ़ता है तो इजंट ये दो ट्रेंड तुम ध्यान में रखो। हमको चाहिए कैटायन का साइज, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट इफ यू वांट अ कोवेलेंट और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड, उसके लिए अपने को क्या चाहिए। ओके, तो हमको चाहिए छोटा कैटायन बड़ा आयन, ये पिक्चर तुम दिमाग में ध्यान में रख लो। ओके, अगर ऐसा सिचुएशन है कैटायन छोटा है ऑलराइट और अनायन बड़ा है, तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू हैव अ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इन सेंस अपने को चार्ज डेंसिटी देखो कैटायन के ऊपर ज़्यादा चाहिए चार्ज डेंसिटी और अनायन के ऊपर कम चाहिए, तो भी इस तरह से भी तुम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है ना। दूसरा होता है चार्ज कैटायन के ऊपर अगर बढ़ता है तो इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ेगा, है ना। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा मतलब कंपाउंड का पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो चार्ज बढ़ रहा है +1 +2 +3, तो इसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। जितना जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, मैं इसलिए रिव्यू करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट लाइकली विल बी एबल टू फिनिश द क्लास बिफोर टाइम, तो विल स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट, सो वो अपन यूटिलाइज कर रहे हैं बेसिकली इन रिवाइजिंग दिस थिंग्स। नेक्स्ट, चार्ज और अनायन, अनायन के ऊपर चार्ज जो है राइट वो अगर ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा या अनायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा, दोनों केसेस में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जब कैटायन का चार्ज बढ़ता है, ओके देखो अपने को साइज़ कैसा चाहिए, अपने पास कैटायन है और अपने पास अनायन है। कैटायन का साइज़ कैसा चाहिए, स्मॉल, और अनायन का साइज़ कैसा चाहिए, लार्ज, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, बराबर है। अब स्मॉल साइज़ कब आएगा, जब चार्ज, ओके ई लिख रहा हूँ मैं, ई इज़ द चार्ज ऑन दैट वन इज़ हाई। ओके, तो साइज़ इसका छोटा होते जाएगा जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा। और उसी तरह से अनायन का साइज़ क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इसका साइज़ कैसे होगा, बढ़ते जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं ई एस, ई इज़ हाई। सो दोनों इसमें अगर चार्ज ज़्यादा है तो कैटायन का साइज़ छोटा हो रहा है और अनायन का साइज़ बढ़ रहा है। कैटायन का साइज़ छोटा हो रहा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, अनायन का साइज़ बढ़ रहा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, so you can remember it any way you want, there are multiple dimensions to remember this thing, but all lead to same thing। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कैटायन का, ओके दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास यू हैव अ डी शेल, इनर डी शेल, ओके ऐसे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे एक्चुअली have more covalent character, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है बेसिकली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दे हैव अ लार्जर पोलराइजेशन कैपेबिलिटी। ओके, वो ज़्यादा पोलराइज करते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इनके कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखा था। ओके, मर्क्यूरीज सॉल्ट इज़ गोइंग टू बी मोर कोवेलेंट देन कैल्शियम सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट इज़ गोइंग टू बी मोर कोवेलेंट देन सोडियम सॉल्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के एग्जांपल्स अपन ध्यान में रख सकते हैं। ओके, दूसरा चीज़ ये भी अपन ने बोला था कि जिनका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, इनका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, इसकी वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो कम रहती है एंड दे आर मोस्टली देन आयनिक। ठीक है ना, इनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अगर मैं सोडियम और कैल्शियम, ये जैसे सोडियम और मैग्नीशियम के आयन्स में अगर कंपेयर करूँ, ओके नॉट कैल्शियम क्योंकि कैल्शियम नीचे आ जाता है, बट सोडियम और मैग्नीशियम अगर देखूँ तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर कोवेलेंट क्योंकि देखो इसका साइज़ छोटा है ना, इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। सो ऑल दीज फैक्टर्स विल लीड टू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन मैग्नीशियम सॉल्ट। ओके, तो सोडियम के जो सॉल्ट रहेंगे दे आर गोइंग टू बी मोर आयनिक। सो क्वेश्चन ये है कि यू हैव लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ब्रोमाइड। ओके, तो इसमें आयनिक क्या होगा, सो जस्ट टेक ऑल द सॉल्ट्स नो, ओके यू कैन टेक ऑल द सॉल्ट्स। यार अपने को आगे है भी एक्चुअली, सो लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। ठीक है, ऑब्वियसली कैटायन का साइज़ तो सेम है सभी इसमें, ओके ये चेंज नहीं हो रहा है ऑब्वियस। और क्या हो रहा है, अनायन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज तो सेम है इसेंशियली सभी के ऊपर है ना, -1 -1 ही -1 ही है।
तो चार्ज सेम है लेकिन साइज़ बढ़ते जा रहा है, तो चार्ज डेंसिटी जो है डिक्रीज़ होती जा रही है, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा अनायन का, वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ओके, सो लिथियम आयोडाइड इज गोइंग टू बी द मोस्ट कोवेलेंट, लिथियम फ्लोराइड इज गोइंग टू बी द लीस्ट कोवेलेंट, या मोस्ट आयनिक बोल सकते हो, तो आइदर वे। ऑलराइट, so we're gonna now look at the effects of polarization. Okay, so solubility of salts देखो, obviously solubility के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। so solubility of salts in polar solvent, okay, ये काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारे फैक्टर्स अभी अपन नहीं देख रहे, मैं तुमको एट द एंड बता दूंगा कौन से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमको ये मालूम है, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर लेता हूँ मैं, ओके, मैंने वाटर ले लिया, अब वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, तो इसमें अगर मेरे को कोई सॉल्ट सोल्यूबल करना है, सो दैट सॉल्ट नीड्स टू बी पोलर इटसेल्फ। ठीक है, लाइफ में एक ध्यान में रखना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बेसिकली मतलब कि जो जैसी चीज़ है वो उसी तरह के चीज़ में डिजॉल्व होती है। ओके, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, वाटर एंड केरोसिन। ठीक है, वाटर और केरोसिन ये कभी घुलते नहीं है, बराबर है, दे डोंट मिक्स। ओके, सभी को मालूम है। ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता, लेकिन वाटर, ऑयल और केरोसिन अगर तुम मिक्स करोगे तो ये घुलेगा। ओके, इसका मतलब ऑयल क्या हो गया, नॉन पोलर, और केरोसिन क्या है, नॉन पोलर। ठीक है ना, समझ में? वाटर पोलर है, उसमें कौन सा नहीं घुल रहा, केरोसिन नहीं घुल रहा, तो केरोसिन क्या हो गया फिर, नॉन पोलर, क्योंकि वाटर तो पोलर है, राइट। और ऑयल काय में घुल रहा है फिर, केरोसिन में, तो ऑयल क्या हो गया फिर, इट इज़ गोइंग टू बी पोलर, सॉरी नॉन पोलर, राइट। ऑयल इज़ गोइंग टू बी नॉन पोलर। तुमने कभी गैस जो है ना, अपना सिलेंडर्स होते हैं, सिगड़ी होती है, उसको क्लीन करते हैं, रिमेंबर, उसके लिए पानी यूज़ नहीं करते कभी, उसके लिए केरोसिन या पेट्रोल यूज़ करते हैं या टर्पेंटाइन यूज़ करते हैं। ओके, तो दीज आर ऑल नॉन पोलर सब्सटेंसेस। और तुम्हारे गैस के ऊपर जो लगता है, अपनी सिगड़ी के ऊपर जो जलन जो लगती है बेसिकली, है ना, कार्बन जो जमा होता है बेसिकली, दीज आर ऑल नॉन पोलर थिंग्स। तो पानी से तुम कुछ भी करोगे तो ये नहीं निकलेगा नहीं बेसिकली, ठीक है ना, मतलब ये घुलेगा नहीं उसमें से, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। हाँ, जब तुम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, यू आर डूइंग अ स्क्रबिंग, तो स्क्रबिंग से जो भी निकलना है वो तो निकलेगा ही, तो उसके लिए पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम ऐसा भी स्क्रब करो तो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर अच्छे से साफ़ करना है उसको, है ना, प्रॉपरली क्लीन करना है, तो उसके लिए तुमको केरोसिन ही यूज़ करना पड़ेगा। ग्रीस निकालने के लिए हम हमेशा पेट्रोल, केरोसिन या टर्पेंटाइन ही यूज़ करते हैं। ये अपना जनरल एक्सपीरियंस है लाइफ में से। ओके, इज़ दैट क्लियर? सो सोल्युबिलिटी देखो काय के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, डिपेंड्स अपॉन आयनिक कैरेक्टर, इजंट इट। अपने को पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सॉल्वेंट्स अगर है तो उसमें पोलर सब्सटेंसेस ही डिजॉल्व होगी, जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डिजॉल्व होती है। सॉल्ट इज़ आयनिक, इजंट इट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द आयनिक कैरेक्टर। जैसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो वो ज़्यादा अच्छे से, एक्सक्यूज मी, ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो ज़्यादा अच्छे से वाटर में डिजॉल्व होगा, इजंट इट। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं अपन, AgI, AgBr, AgCl, AgF, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली Ag तो कॉमन है यहाँ पे, ओके, Ag कॉमन, तो कैटायन तो कॉमन है, कैटायन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अनायन का देखो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है, और अनायन का साइज़ अगर डिक्रीज़ होता है, ओके, तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, और आयनिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जैसे मान लो कि जस्ट टेक अ कैटायन एंड एन अनायन, ठीक है, दो कंडीशन ले रहे, लेट्स से दिस इज A, एंड देन सेकंड कंडीशन इज दैट यू हैव अ कैटायन एंड देन यू हैव अ अनायन B, ठीक है। सो कौन से कंडीशन में ज़्यादा पोलराइजेशन होगा? ओके, ऑब्वियसली क्या कर रहा है, कैटायन अनायन को पोलराइज कर रहा है, तो कैटायन सेम है बेसिकली, तो ये क्या करेगा, दोनों को पोलराइज कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन इस केस में ये ज़्यादा पोलराइज करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा ये करता है, इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, इसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ओके, और यही केस में अगर मान लो मैं चार्ज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये डबल प्लस कर दिया मैंने, 2 प्लस कर दिया इसको, तो ये और भी ज़्यादा पोलराइज करेगा। ओके, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा आ गया तो इसका साइज़ और भी कम हो जाएगा। साइज़ अगर कम हो जाता है तो इसका पोलराइजेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
नेक्स्ट फैक्टर अपन देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। ओके, स्टेबिलिटी देखो, अभी अपन सिर्फ सॉल्युबिलिटी तक सीमित नहीं रहे, अपन स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कंपाउंड के। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी बोले तो कौन सा कंपाउंड कितने टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। ऑलराइट, तो जैसे वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि इफ़ देर इज़ अ कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर तो है, isn't it? So that also can be considered as a thermal stability. समझ में आया ना? So if a compound is not stable at room temperature, तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो सकता है कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करे। ओके, कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे अपन इसको हीट करते हैं सो दे डिकम्पोज। तुमको याद होगा वी कैन हीट कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं अपन तो अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन तुमने 10th में ही पढ़ी है और अपन ने काफ़ी बार मोल कॉन्सेप्ट में भी देखी भी है ये रिएक्शन, इजंट इट? सो दिस इज बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अब टेम्परेचर कितना लगता है उसके हिसाब से अपन इसको बोलेंगे स्टेबल कितना है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है डिकम्पोजिशन के लिए तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ अ थर्मली स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर टेम्परेचर बहुत कम लगता है तो अपन बोलेंगे इट इज़ अ थर्मली इनस्टेबल कंपाउंड, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम लग रहा है। क्लियर है क्या? सो दैट्स हाउ वी डिफाइन थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन अगर लेते हैं अपन, तो कार्बोनेट आयन कैन बी कंसिडर्ड एज अ 2 पार्ट थिंग। ओके, सो ये कार्बोनेट आयन इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो वी गेट कार्बोनेट आयन। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, इट जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन इसको। ओके, तो अगर मान लो कोई कैटायन है, ओके, जैसे कोई कैटायन आ गया M+, और ये कार्बोनेट आयन जो है CO3 2-, इसमें से जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, तो जैसे CaCO3 इसको अपन बोलते हैं CaO + CO2। मतलब कैल्शियम ने क्या किया, देखो कैल्शियम ने ऑक्साइड आयन को होल्ड करके रखा है इसमें से, और जब ऑक्साइड आयन को होल्ड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। ओके, यही हो रहा है। तो जब कैल्शियम को अपन ये कंपाउंड को अपन जब हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्साइड को पकड़ के रखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, इजंट इट? सो यहाँ पे इसको अपन बोल रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी, या जो भी है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे अगर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, ओके, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन कोवेलेंट कंपाउंड। ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड। ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये मतलब उनको एज अ फजांस रूल करके कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है, या फिर डिक्टेट करके नहीं पूछेंगे, तुमको एग्जांपल दे देंगे, these are the these are the compounds or these are the things, and you're supposed to you're supposed to give a correct answer based upon that. Okay, you're supposed to know this thing कि what are the factors जिसकी वजह से stability increase होती है, decrease होती है, whatever, right? Solubility for the same thing, solubility, stability, these are very important factors. Okay, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है फजांस रूल के, उसमें सोल्यूबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी, इसको तुम बिल्कुल ध्यान में रखो। सोल्यूबिलिटी भी देखो, आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा रहेगी वाटर में, कोवेलेंट कंपाउंड की कम रहेगी। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं अपन, ओके, तो सोल्यूबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोवेलेंट कंपाउंड की ज़्यादा रहेगी, आयनिक कंपाउंड की कम रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। उसी तरह से थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा रहेगी, कोवेलेंट कंपाउंड की कम रहेगी, इजंट इट? क्योंकि जो टेम्परेचर जो लगता है आयनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए वो ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में देयर आर द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस, बराबर है, इंटर आयनिक फोर्सेस है स्ट्रॉन्ग, जिसके वजह से दिस इज़ गोइंग टू रिक्वायर हायर टेम्परेचर। कोवेलेंट कंपाउंड में वैसा नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे विल डिकम्पोज मच फास्टर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोवेलेंट कंपाउंड विल डिकम्पोज फास्टर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आयनिक कंपाउंड जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, ओके, वो जल्दी डिकम्पोज होगा। ये समझ में आया क्या? आई डोंट वांट टू हैव एनी
कन्फ्यूजन। नहीं तो ये बोलोगे सर तुम कि कोवेलेंट कंपाउंड तो डिकम्पोज नहीं होते, ऑब्वियसली नहीं होते कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इसको तुम अगर हीट करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज नहीं होता है। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि आयनिक कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उस तरह का कंपाउंड जल्दी डिकम्पोज होगा। क्लियर है क्या ये? देखो कि यहाँ पे कार्बोनेट्स देख रहे हैं अपन ग्रुप 2 के, दीज आर ग्रुप 2 कार्बोनेट्स, ठीक है। मतलब जब अपन एस ब्लॉक जब अपन स्टडी करेंगे एस ब्लॉक, तो उसमें ये आना ही आना है ग्रुप 2 के कार्बोनेट। दिस इज ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, तो ये सारी चीज़ें फिर से अपने को आनी वाली है एस ब्लॉक में, बराबर है ना। तो देखो यहाँ पे ये गलती करते हैं स्टूडेंट कि ये ठीक से नहीं पढ़ते, ये ठीक से नहीं पढ़ते, तो जो भी कुछ पढ़ते हैं तो वो उनको नया ही लगता है। इसेंशियली एवरीथिंग दैट इज़ बिन डन दैट नीड्स टू बी डन, ताकि जो नई चीज़ है रियली में ओके उसके ऊपर तुम फोकस कर सको, तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इट्स अ बिल्ट अप, ठीक है ना, स्टेप वाइज खाना लाइक थिंग, यू हैव टू खाना बिल्ट अप फ्रॉम बॉटम अप। ओके, तो जहाँ पे अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर से यही एस ब्लॉक में आता है, फिर से मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर से तुमको समझ में नहीं आता है। ओके, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉन्ट टू बी मेक इट क्लियर। ओके, तुमको अगर डाउट है तो यू शुड आस्क, ओके, लेकिन डोंट बिहेव लाइक यू हैव नॉट हर्ड इट। ओके, मैंने सुना ही नहीं ये सारी चीज़ें, ये इस तरह का बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, मेक श्योर दैट यू रिवाइज प्रॉपरली। सो ये दिस कार्बोनेट्स। ओके, सो कैटायन का साइज़ क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। कैटायन का साइज़ जब छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इजंट इट? ये इस तरह से अपने ध्यान में रखा था उसको कि कैटायन का साइज़ जब छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो कैटायन का साइज़ जब बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये समझ में आया क्या? सो ध्यान में रखो, कैटायन का साइज़ जब बढ़ता है ओके थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कैटायन का साइज़ जब बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दिस इज़ अगेन अ वेरी जनरल टर्म, इसमें देर इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन अपन देखेंगे जब अपन एस ब्लॉक पी ब्लॉक जब स्टडी करते हैं तब देखेंगे। ओके, इन दैट एक्सेप्शन, लेकिन इन जनरल कैटायन का साइज़ बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है इसलिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ओके, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगेन कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है, कैटायन का साइज़ बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाले एलिमेंट्स देखेंगे अपन ओके, मोस्ट आयनिक, या फिर इसको बोलते हैं अपन लीस्ट कोवेलेंट, ऐसा बोलेंगे अपन, क्योंकि आयनिक तो है ही है लेकिन लीस्ट कोवेलेंट। कौन से लीस्ट कोवेलेंट? ये वाले ओके, राइट हैंड साइड वाले, एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट कोवेलेंट। और कोवेलेंट रहने के वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर, सॉरी दैट इज़ गोइंग, मोस्ट कोवेलेंट रहने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी लेस, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ओके बेरियम और सीजियम कार्बोनेट, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अंडरस्टूड है क्या? ओके, अब मेरे को बताओ, इफ़ आई टेक सोडियम कार्बोनेट ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट, also take lithium carbonate, and also take maybe I can take potassium, I guess, ठीक है ना, पोटेशियम कार्बोनेट लेता हूँ, K2CO3 and CaCO3। अब ये 4 कंपाउंड है ओके, लेट्स से दिस इज़ A, दिस इज़ B, या फिर इसको B कर देते ना, सेम ग्रुप में इसलिए C and D। तो ये ABCD जो है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी में बताओ। ये मेरे को बताओ कि कौन सा कम रहेगा और कौन सा ज़्यादा रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, बताओ। तो यहाँ पे देखो हमको कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब ए और बी में से किसका ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी? जिसमें ज़्यादा बड़ा कैटायन है, इजंट इट? यहाँ पे अपने को वही ट्रेंड अपने को मिल रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट इज़ मोर स्टेबल दैन
सोडियम कार्बोनेट, इजंट इट? सो B इज़ मोर स्टेबल देन A, ये अपने को एक पता चल गया. देन यू कंपेयर दीज टू, C और D, ठीक है ना, C और D. तो यहाँ पे तो फिर से अपने को ट्रेंड मालूम है कि साइज़ बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब D इज़ मोर स्टेबल देन C, ठीक है, ये एक ट्रेंड अपने को मालूम हो गया. अब अक्रॉस चेक करो, ठीक है ना. सो वी गॉट दिस टू थिंग्स. कभी कभी हो सकता है इसी में से तुमको फाइनल आंसर मिल जाए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस हो रहा तो दैट इज़ फाइन, बट यू शुड बी एबल टू वर्क इट आउट कम्प्लीटली. सोडियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, दे आर इन द सेम पीरियड, रिमेंबर दे आर इन द सेम पीरियड, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी. रिमेंबर ज़्यादा चार्ज आता है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है. चार्ज बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, सॉरी चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इजंट इट? चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है. यहाँ पे इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, मतलब इसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है सोडियम कार्बोनेट में, सो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल. ओके, सो B इज़ गोइंग टू बी मोर, सॉरी A इज़ मोर गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन C, ठीक है, ये आपने. एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कंपेयर दीज टू. तो यहाँ पे B इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन D, क्योंकि यहाँ पे अगेन +1 एंड +2, तो सेम ग्रुप में रहने की वजह से, एंड सो यहाँ पे B इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन D. ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा अभी फाइनल ऑर्डर तुम बता सकते हो बेसिकली. ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहा, देखो B इज़ द मोस्ट स्टेबल. ओके, B को कोई बीट नहीं कर रहा है. ओके, और उसके बाद देखो B से ज़्यादा स्टेबल कौन आ रहा है, A से ज़्यादा स्टेबल कोई भी नहीं है, सो इट मस्ट A इज़ मोस्ट स्टेबल. एंड देन C, A के बाद देखो अभी तुमको ये दोनों में डिसाइड करना है, ये तो अपन ने ऑलरेडी किया ही है. ओके, D इज़ मोर स्टेबल देन C, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू वर्कआउट बेसिकली, और जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फ्लुएंट और नेचुरल हो जाएगी तुम्हारी वर्कआउट करने की प्रोसेस. सो यू नीड टू बी एबल टू वर्कआउट इन दिस पर्टिकुलर मैनर. ओके, ये मैट्रिक्स सिस्टम से अपन इसको वर्कआउट कर रहे हैं. नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, है ना. सिर्फ क्या हो रहा है कि थर्मल स्टेबिलिटी में अपन डिकम्पोज कर रहे हैं कंपाउंड को, राइट, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उसको मेल्ट कर रहे हैं. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अदर देन दैट यू विल फॉलो द सेम ट्रेंड. जिसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ओके, दैट इज़ गोइंग टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड से. ओके, सो यही तुमको ध्यान में रखना है. सो दिस इज़ ऑल्सो सॉल्युबिलिटी का ही ट्रेंड है. सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा कौन है फेवरेट बच्चा, कौन है, आयनिक, है ना. आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के ऊपर फोकस करो, तुम्हारे सारे आंसर मिल जाते हैं. सो अगेन जिसका सुलझा हुआ दिमाग है उसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरली उसके दिमाग में बात चीज़ें बराबर जाती है, ठीक है. जिनका नहीं है, ओके, इट गेट्स कन्फ्यूजिंग फॉर सम पीपल, तो थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सुलझ जाएगा. ओके, और सुलझ गया, समझ में आ गया, हो गया. ओके, तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर देखो, कैटायन का साइज़ जो है वो बढ़ते जा रहा है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है. आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा. ओके, सो कैटायन का साइज़ बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा. ओके, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड. ओके, यहाँ पे अनायन का साइज़ बढ़ते जा रहा है. अगर अनायन का साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा. कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा. एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड है. ओके, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसको बराबर अपने नोट्स में उतार दो, यही एग्जाम्पल्स, ठीक है, और इनको थोड़ा सा ध्यान दे के अच्छे से पढ़ो, ऑलराइट, और इसी से कोरिलेट करने की कोशिश करो. बाकी कोई भी चीज़ जो आती है आगे अपन देखेंगे, वो सारी चीज़ों को इसी से कोरिलेट करोगे ना तो दिक्कत ही नहीं है कि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Ag2S इज़ लेस सोल्यूबल देन Ag2O. Ag2S क्यों लेस सोल्यूबल है बेसिकली, क्योंकि देखो इसमें अनायन बड़ा है ना. दो ही कंपाउंड के ऊपर फोकस करो, अनायन बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा है. ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम रहेगी पानी में. ओके, सो तुमको यही लिखा है, सोल्यूबिलिटी अगर पूछता है या फिर मेल्टिंग पॉइंट पूछता है, तो फिर तुमको क्या देखना है, सिर्फ आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है, कौन से कंपाउंड में कम है, कौन से कंपाउंड में ज़्यादा है, बाय यूजिंग फजान्स रूल, ठीक है, और तुमको आंसर अपने आप मिल जाएगा. आयरन ऑक्साइड इज़ लेस सोल्यूबल देन
आयरन 3 ऑक्साइड इज लेस सोल्यूबल एन आयरन 2 ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +3 का चार्ज है और यहाँ पे +2 का चार्ज है। +3 का चार्ज वाला ज़्यादा आयनिक है, ओके, सॉरी, +3 का चार्ज ज़्यादा होता है कैटायन के ऊपर, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इजंट इट? सो +3 का चार्ज है तो इट इज़ गोइंग टू बी मोर कोवलेंट या लेस आयनिक, ओके, एंड दैट वाई इट इज़ गोइंग टू बी लेस सोल्यूबल इन वाटर। कुछ कंपाउंड्स का कलर भी इसी की वजह से आता है। ये अपन ने देखा है, जैसे K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ओके, ये जो कंपाउंड्स है दीज आर सपोज टू बी कलरलेस, लेकिन दे आर कलर्ड, ओके। K2Cr2O7 ये ऑरेंज कलर का आता है, KMnO4 ये पर्पल कलर का आता है। ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, ओके, इनटू द मेटल एटम। और ये जो चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये एक्साइट हो सकते हैं, और जब एक्साइट होंगे और रिलैक्स होंगे, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, ध्यान में रखो, जब रिलैक्स होंगे तो ये क्या करेंगे? एनर्जी इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, और ये लाइट हमको दिखता है, ओके। अदरवाइज दीज आर सपोज टू बी कलरलेस, क्योंकि देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम। वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ब्लॉक में टू एक्साइट, ओके। ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, एंड दैट्स वाई दे गेट दैट इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दे सो ये पोलराइजेशन की वजह से ही हो रहा है, इजंट इट? पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, इसलिए ये तुमको कलर्स मिल रहे हैं इसमें, ओके। कुछ और एग्जांपल देखो, AgCl इज़ वाइट, ओके, इसका कलर का एग्जांपल। AgCl कैसा है? इज़ वाइट है, ओके। AgCl इज़ वाइट, बट AgBr, AgI, सिल्वर क्रोम कार्बोनेट जो है, दिज आर एक्चुअली येलो इन कलर, ओके। ये क्यों आ रहा है? देखो, Ag इज़ द सेम, उसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं है फॉर एक्साइटेशन, लेकिन ये बड़े आयन जो है ये पोलराइज हो रहे हैं। पोलराइज हो रहे तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा इनको डोनेशन हो रहा है, इजंट इट? थोड़ा सा डोनेशन मिल रहा है, यू कैन से, फ्रॉम दीज बिग आयंस। ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अब एक्साइट हो सकते हैं, ओके, एंड दैट्स वाई यू गेट कलर्स। सिमिलरली SnCl2 इज़ वाइट, बट SnI2 इज़ रेड फॉर द सेम रीज़न। आयोडीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लोरीन नहीं कर सकता, क्लोरीन छोटा है, फ्लोरीन छोटा है, वो नहीं कर सकता, आयोडीन कर सकता है। सिमिलरली PbCl2 इज़ वाइट, PbI2 इज़ येलो, ठीक है, सेम रीज़न। क्लियर है क्या? ये रिव्यू क्वेश्चन है, इसको आंसर करो। पोलराइजेबिलिटी ऑफ द आयन डिपेंड्स अपॉन, एक है चार्ज ऑन द आयन, रेडियस ऑफ द आयन। बताओ इसका जो आंसर वो ये है कि पोलराइजेबिलिटी, ओके, जो आयन है, पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? जो अनायन होता है उसकी होती है, ओके, पोलराइजेबिलिटी। सो ये काय के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज और रेडियस, दोनों के ऊपर, इजंट इट? मतलब कि जो अनायन है, ओके, सो ये पोलराइज होगा तो इसके ओपन बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ओके, पोलराइजेबिलिटी। जो अनायन है दैट इज़ गोइंग टू बी पोलराइजेबल, ठीक है, तो उसको अपन बोल रहे हैं पोलराइजेबिलिटी। अब ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज ऑन द अनायन। चार्ज कैसा चाहिए अपने को? ज़्यादा, और रेडियस कैसा चाहिए? ये भी ज़्यादा, ठीक है। ये अपने को पूछा नहीं है कौन सा क्या चाहिए, अपने को सिर्फ पूछा है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी, इजंट इट? मतलब ऑब्वियसली चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मैंने बहुत बार बोला है ये तुमको कि डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी, E/R का रेशियो है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसेंशियली चार्ज ज़्यादा, ओके, और रेडियस ज़्यादा इन केस ऑफ अनायन, ठीक है ना? इन केस ऑफ अनायन अपने को ये चाहिए, क्लियर है? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, ओके, दैट इज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी जो देखा अपन ने उसका एग्जैक्टली अपोजिट, अभी अपन ने देखा कोवेलेंसी इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक। अभी अपन देख रहे हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं ध्यान में रखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखो कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, ओके। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, अपन ने इसका फॉर्मेशन देखा ही है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो एंड व्हाट यू गेट इज HCl,
ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ योर HCl. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देर इज गोइंग टू बी अ पार्शियल चार्जेस, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, एंड देर इज गोइंग टू बी अ परमानेंट डाइपोल इन दिस मॉलिक्यूल. क्या रहेगा? परमानेंट डाइपोल रहेगा. ओके, ये अपन ने डाइपोल मोमेंट में ऑलरेडी स्टडी किया है. ओके, सो ये सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी स्टडी की है. अब देखो, यू हैव चार्जेस, कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर यू हैव चार्जेस, एंड व्हेन देयर आर चार्जेस देयर इज आयनिक कैरेक्टर. सीधी बात है, बराबर है ना. चार्ज अगर आ रहा है मतलब देयर इज अ आयनिक कैरेक्टर. ओके, सो बिकॉज ऑफ द चार्जेस देयर इज गोइंग टू बी आयनिक कैरेक्टर. और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आयनिक कैरेक्टर है इसमें. सो कंसिडर मॉलिक्यूल AB. ओके, AB मॉलिक्यूल ले लिया मैंने. ओके, जस्ट A एंड B डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, और ये अपन बोल रहे हैं कि A इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये. ओके, तो ये इक्वेशन अपन यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, पॉलिंग इक्वेशन है. परसेंट आयनिक कैरेक्टर 18, इसका डेरिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिंग ने एम्पिरिकली डिराइव किया बेसिकली फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल. ठीक है ना. सो 18 टाइम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B टू द पावर 1.4. ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा डिफरेंस ले रहे हैं. लेट्स से कि A माइनस B जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दैट इज लेट्स से सम नंबर x. ठीक है ना. x इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन A एंड B. ओके, A इज मोर, जो भी ज़्यादा है उसमें से अपन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वैल्यू जो है वो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट टाइम्स x, और इसका पावर क्या रहेगा 1.4. रिमेंबर x इज इक्वल टू साई A minus psi B, okay, which is nothing but electronegativity difference. 18 times difference in electronegativity towards the power of 1.4. ये है पॉलिंग का परसेंट आयनिक कैरेक्टर. क्लियर है क्या? इज दिस अंडरस्टूड? किस तरह से निकालेंगे? जो भी वैल्यू आती है, ओके, दैट इज बेसिकली the percentage of ionic character in a covalent compound. So HCl में something like 18-19% आता है, something like HCl में 18-19% of ionic character है इसमें. Okay, तो इसका मतलब बाकी का जो बचा है that is going to be the covalent character. Okay, and there is another equation, ये ज़्यादा यूज़ होता है basically, Hannian-Smith equation, इसका ज़्यादा application है. तो यहाँ पे देखो percent ionic character is equal to 16 times, ओके, 16 टाइम्स x कर लो, विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, प्लस 3.5 x स्क्वायर. ठीक है, 16x प्लस 3.5 x स्क्वायर. x क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इज दिस क्लियर? ओके, सो ये देखा गया है कि अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 आता है, इफ़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 1.7, तो 50% आयनिक और 50% कैरेक्टर. मान लो A और B है. ओके, तो मान लो A इज़ समथिंग लाइक 3.7. ओके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है इसकी, और B का जो वैल्यू आता है दैट इज़ मान लो कि 2.0. तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 3.7 माइनस 2.0, तो ये आता है 1.7 एग्जैक्टली, इजंट इट? तो अगर 1.7 आता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर आता है. समझ में आया? दैट इज़ हाउ दिस हैज़ बीन कैलकुलेटेड. अगर अपन वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करेंगे तो अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर देन 1.7, एक 1.7 से ज़्यादा है, तो इट इज़ मोर आयनिक. ओके, 50% से ज़्यादा ये आयनिक रहेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें लेस रहेगा. अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is less than 1.7, then it is more covalent and less ionic. समझ में आया? डिफरेंस अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, it becomes ionic. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक NaCl, ओके, NaCl में I don't exactly know the values of it, but the difference is definitely more than 1.7. ओके, तो जो NaCl का जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 1.7, दैट्स व्हाई इट इज़ मोर आयनिक. ठीक है, बट इफ़ यू टेक समथिंग लाइक AlCl3, ओके, यहाँ पे जैसे अपन लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं,
तो कैटायन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गया, सॉरी कैटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गया, इजंट इट। Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Al का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, ओके, और यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज़ कम है, लेस है, ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, दिस इज़ मोर क्लोज टू क्लोरीन, तो डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो डिक्रीज हो गया, तो ये रहेगा मोस्टली कोवेलेंट, ये रहेगा मोस्टली आयनिक। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं अपन ऑल्सो यूजिंग द डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट से अपन ने इसके पहले देखे थे, आई थिंक फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स जो थे उसमें ये इक्वेशन था, परसेंट आयनिक कैरेक्टर यूजिंग डाइपोल मोमेंट। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर जो था दैट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय न्यू आयनिक। ठीक है, अब न्यू ऑब्जर्व्ड क्या है? न्यू ऑब्जर्व्ड इज डाइपोल मोमेंट दैट इज ऑब्जर्व्ड, मतलब एक्सपेरिमेंटल, समझ में आया ना, या फिर ऑब्जर्व्ड बोल दो इसको, जो अपने को एक्चुअली में मिल रहा है या एक्चुअल, ठीक है ना, एक्चुअल, ये है डाइपोल मोमेंट, क्लियर है। और दूसरा होता है डाइपोल मोमेंट दैट इज आयनिक। तो आयनिक का मतलब ये होता है कि वी आर कंसिडरिंग दैट टू बी 100% आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को AgCl या फिर कोई भी कंपाउंड लेना है, सो इट्स नॉट वी नीड टू टेक, रिमेंबर वी नीड टू टेक अ कोवेलेंट कंपाउंड, कि डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। रिमेंबर डाइपोल मोमेंट कौन से कंपाउंड में होता है? सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड में। सो वी नीड टेक समथिंग कोवेलेंट, सो जैसे HCl ले लिया, ठीक है ना। अब HCl में अपन ये बोल रहे हैं कि इसका जो भी डाइपोल है, ओके, इस तरफ रहेगा इसका डाइपोल, है ना, इस तरफ रहेगा इसका डाइपोल। सो लेट्स से कि ये जो डाइपोल आ रहा है, ओके, अपन अगर मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं तो ये आता है समथिंग लाइक लेट्स से यू नो I'll just take a random value basically, so I'll take 1.7, ठीक है ना, रैंडम वैल्यू है 1.7। ओके, ये ऑब्जर्व हो गया क्योंकि ये अपने को दिखा है जब अपन ने इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। अब हम क्या करते हैं, हम आयनिक कैलकुलेट करते हैं। कैसा कैलकुलेट करेंगे? हम लोग इसको अज्यूम करेंगे कि देर इज़ अ प्लस चार्ज एंड देर इज़ अ माइनस चार्ज, ओके, और ये चार्ज से हम डाइपोल कैलकुलेट करते हैं, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, इक्वल टू चार्ज टाइम्स डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस और चार्ज मतलब साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है, ओके, या फिर E/D, इजंट इट, चार्ज टाइम्स डिस्टेंस। ये अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा आयनिक। इसको अपन क्या करें, 100% आयनिक मान के चल रहा है, मतलब कि देर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड देर इज़ अ नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। ओके, सो इनमें जो बॉन्ड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 100% आयनिक, ये अज्यूम कर रहे हैं, और ये अज्यूम करके अपन ये फॉर्मूले से निकालते। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यू आयनिक। तो इस केस में जो डाइपोल आएगा दैट इज बेसिकली मैक्सिमम रहेगा, इजंट इट, क्योंकि अपन चार्जेस को पूरा सेपरेट करके देख रहे हैं। तो जो डाइपोल आ रहा है अपने को दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। इस केस में ये चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो लेट्स से कि दिस इज 6.7, ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू अपनी 6.7 आ रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है 1.7। तो ये अपन क्या करेंगे, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए 1.7 डिवाइडेड बाय 6.7 टाइम्स 100, ठीक है। सो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, ओके, यूजिंग डाइपोल मोमेंट। इसके पहले वाले इक्वेशन क्या थे, हम लोग जो देख रहे थे, इसके पहले वाले जो इक्वेशन, जस्ट क्लियर दिस अप, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, और इसके लिए अपना पॉलिंग्स इक्वेशन है और हैनियन स्मिथ इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट यूज़ कर रहे हैं, आयनिक और ऑब्जर्व्ड। ओके, तो ये ऑब्जर्व्ड देखो Q/D या E टाइम्स D या Q टाइम्स D, अपन इससे अपन डाइपोल निकालते हैं, दिस इज न्यू आयनिक, ठीक है। Q जो होता है दैट इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻18 ESU, और D जो होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻18 सेंटीमीटर। ओके, सो ये अपना Q रहेगा, ये अपना D रहेगा,
ओके इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻18 होता है. सो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर इज़ 1D. ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी देखा था इसके पहले वाले क्लासेस में. और दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू, अगर तुमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है कूलम मीटर में, सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर. 1 dB है. ओके 1 dB इज इक्वल टू 3.33 10⁻30 कूलम मीटर. क्लियर है? सो ये याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है. ओके बट दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. 10⁻18 और इससे अपन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जो लास्ट चीज़ अपन देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज़ बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स. ये अपन देख रहे हैं. ये अपने को बार बार वैसे देखने को मिलता है इन एस ब्लॉक पी ब्लॉक, यहाँ पे अपन देखते ही है. बट जनरली देखो सॉल्ट्स सॉल्युबिलिटी जब देख रहे हैं तो बेसिकली पानी में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो जो अपना सॉल्वेंट मीडियम है दैट इज़ बेसिकली वाटर या पोलर, इजंट इट. सो कौन से सॉल्ट्स वाटर या पोलर में डिजॉल्व होते हैं, पोलर वाटर में डिजॉल्व होते हैं, उसकी अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, सो ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑब्वियसली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा सॉल्युबल रहेंगे, इजंट इट. और आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं वो अपन अभी देखें फजांस रूल के हिसाब से. फजांस रूल बराबर है, तो फजांस रूल अप्लाई करो. देखो कि कौन से कंपाउंड में ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, वो कंपाउंड्स जो है या वो सॉल्ट्स जो है वो पानी में ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व होंगे. जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है वो डिजॉल्व नहीं होंगे. ओके, सो दैट इज़ वन फैक्टर. सेकंड फैक्टर आता है लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, अब कभी कभी ये हो जाता है कि यस यू हैव अ सॉल्ट. ठीक है ना, यू हैव अ सॉल्ट एंड इट्स अ वेरी गुड सॉल्ट, इट्स अ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, इट्स अ आयनिक सॉल्ट, लेकिन इसका लैटिस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. मतलब इसको जो लैटिस है, इसका सॉलिड जो है, उसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. ओके, इफ़ सॉल्ट हैज़ हाई लैटिस एनर्जी तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी कम रहेगी, कम रहेगी. ओके, मतलब कि इट इज़ गोइंग टू बी, अगर बहुत ज़्यादा है इसकी लैटिस एनर्जी, अगर बहुत ज़्यादा है देन इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ इनसॉल्युबल. समझ में आया क्या? अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब इसका लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए. ठीक है, और अगर सॉल्युबिलिटी अगर कम है इसका मतलब इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए. तो जिसका लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ओके, जनरली ऐसे सॉल्ट पानी में डिजॉल्व नहीं होते. ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सॉलिड. इसका लैटिस बहुत अच्छा है, इसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इट इज़ आयनिक, इट इज़ वेरी आयनिक, बट इसका लैटिस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, सो लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर जब अपन इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो ट्रेंड है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लीनियर. जैसा आपने को लीनियर ट्रेंड अभी को मिला है ना, या तो इंक्रीज हो रहा है एक डायरेक्शन में या डिक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी. कभी कभी क्या होता है ये पलट जाता है बीच में ही. ओके, इट विल इंक्रीज अप टू मिडल एंड देन इट एक्चुअली डिक्रीजेस, ऐसा होता है. तो ये अपन देखेंगे आगे जब अपन थर्मोडायनामिक्स की देखते हैं, जब अपन ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, है ना, एस बॉक पी बॉक, तो उस समय अपन इनको डिस्कस करेंगे. अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट कैन कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ठीक है, बट ये हो सकता है कि कुछ बुक्स में इसका डिस्कशन दिया हो. ओके, यू कैन रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल, लेकिन इसको आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल नहीं. ओके, सो सॉल्युबिलिटी देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए अपने को दो चाहिए. इट हैज़ टू बी आयनिक, कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होगा, और अगर आयनिक है तो उसका लैटिस एनर्जी अपने को चाहिए कम. ओके, लैटिस एनर्जी कम है तो डिजॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा. अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. ओके, आई होप यू रियली प्रैक्टिस दिस वेल. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज़ इन दिस टॉपिक, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके सॉलिडिफाई करो. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी गोना टॉक अबाउट गैसियस स्टेट. ओके, वी गोना स्टार्ट ऑफ अ न्यू टॉपिक. ओके, thank you very much. I'll see you in the next class. Bye bye.